Welcome to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज, यानी कि हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट के जो क्लासिफिकेशंस है कि कौन कौन से सेट ऑफ कमांड्स है हमारे एसक्यूएल में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसके बाद हमारा ये जो रिलेशनल डेटाबेस चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं बनाऊंगा। तो उन्हें भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आपकी एग्ज़ाम्स पास में आ रही है। प्लस अगर आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक नहीं है तो भी आप उन्हें वॉच करके और उनके बारे में समझ सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज हो जाए। तो एज़ यू नो, मेरा नाम है मोहित आशीर्वाल और आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज यानी DDL कमांड से। तो DDL क्या है? तो DDL के पहले हम एक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं जो कि है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? तो अ डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट कंटेंट्स मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। अब ऐसी फाइल होती है डेटा डिक्शनरी जो कि मेटा डाटा को कंटेन करती है। मेटा डाटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में कुछ शो करे। मतलब जैसे आप अपनी कोई भी वीडियो रहती है तो उसके ऊपर टाइटल और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप वहाँ पर पब्लिश करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर आपके डेटा के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो बस वही हमारी डेटा डिक्शनरी होती है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है कि एक ऐसा डेटा जो हमारे मेन जो आपका डेटा आपको शो करना है उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। यानी कि क्या हो गया, वो एक ऐसा डेटा जो कि डेटा के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन शो करे। तो क्या हो गया, वो डेटा अबाउट डेटा। और उसे हम क्या कहेंगे? मेटा डाटा। मेटा डेटा। ठीक, अब हम समझते हैं डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस की स्कीम क्या होती है। तो एक डेटाबेस की स्कीम है वो कुछ सेट ऑफ डेफिनेशन से डिफाइन की जाती है और एक स्पेशल लैंग्वेज से एक्सप्रेस की जाती है, जिसे हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना? चलिए मैं आपको इजी समझाता हूँ कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के क्रिएशन से लेकर टेबल में जितने भी टाइप के मैनिपुलेशन, टेबल के स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप के मैनिपुलेशन होते हैं, तो उन कमांड्स को हम क्या कहेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऐसी कमांड्स जो हमारे डेटाबेस के अंदर हमने जो टेबल या फिर हम रिलेशन कहते हैं उसे, तो जो हमने रिलेशन बनाया है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं हमारी बुक में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के रिलेटेड। चलिए उन्हें एक एक कर कर हम समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि इट शुड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा डिवीजन सच एज डेटा आइटम, सेगमेंट, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस फाइल। मतलब कि ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसका एक फंक्शन होता है कि ये डेटा आइटम को रिकॉग्नाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करता है और डेटाबेस फाइल को रिकॉग्नाइज करता है। तो रिकॉर्ड क्या होता है? हमारा एक रो जो हम पूरी फिल करते हैं उसे एक रिकॉर्ड कहते हैं। वो अभी आप आगे भी समझ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो रिकॉर्ड को भी यहाँ पर ये जो पहला रूल है इसके हिसाब से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो वो रिकॉर्ड को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरा है कि इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम टाइप। हर एक डेटा आइटम टाइप का एक यूनिक नेम होना चाहिए। रिकॉर्ड टाइप का यूनिक नेम होना चाहिए, फाइल टाइप का यूनिक नेम होना चाहिए, डेटाबेस का यूनिक नेम होना चाहिए और अदर डेटा सब डिवीज़न का यूनिक नेम होना चाहिए। मतलब आप कोई भी दो डेटाबेस एक ही नाम से नहीं बना सकते, दो टेबल एक ही नाम से नहीं बना सकते और दो रिकॉर्ड एक जैसे फिल नहीं कर सकते। फिर आएगा इट शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप्स। मतलब इसमें स्पेशल स्पेसिफाई होने चाहिए प्रॉपर डेटा टाइप्स। आपके जो डेटा टाइप्स हैं वही इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। आपके जो एसक्यूएल ऑफर कर रहा है उन्हीं डेटा टाइप्स में इसकी कोडिंग हुई होनी चाहिए। फोर्थ है कि इट शुड स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप्स आर रिलेटेड टू मेक स्ट्रक्चर। मतलब रिकॉर्ड के जो टाइप्स हैं उन्हें भी ये स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारे एक रिलेशन का स्ट्रक्चर बनता है। फिर आएगा इट में डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग द प्रोग्राम यूजेस इन द डेटा आइटम। मतलब किस टाइप की इनकोडिंग कई की गई है उसमें, बाइनरी, कैरेक्टर, बिट या फिर स्ट्रिंग। और इट शुड नॉट बी
कंफ्यूज विद द एनकोडिंग एम्प्लॉयड इन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका, तो उस टाइम इनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इनकोडिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए। इट में डिफाइन द लेंथ ऑफ डेटा आइटम, डेटा आइटम की लेंथ डिफाइन होनी चाहिए। रेंज ऑफ वैल्यूज़ डिफाइन होनी चाहिए जो कि डेटा आइटम एज्यूम करता है। और मीन्स ऑफ चेकिंग एरर इन द डेटा, मतलब डेटा में एरर्स की चेकिंग के लिए भी यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए हमारे रिलेशन में। और इट में स्पेसिफाई प्राइवेसी लॉक्स फॉर प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड रीडिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। तो एक लॉक भी होना चाहिए हमारी टेबल में ताकि वो एक अच्छा रिलेशन बन सके। तो ये अभी हम क्या समझ रहे हैं, ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनमें हमारा एक टेबल बनाते टाइम इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यही रूल्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं। आप एक एक कर कर इन्हें समझ आ रहा होगा आपको, आई होप सो। जो लास्ट हमारा रूल है वो है कि अ लॉजिकल डेटा डेफिनेशन शुड नॉट स्पेसिफाई एड्रेसिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग टेक्निक्स और स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज यूनिट्स बिकॉज दिस टॉपिक्स आर इन डोमेन ऑफ फिजिकल नॉट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो लॉजिकल डेटा डेफिनेशन होती है वो किसी प्रकार की एड्रेसिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग टेक्निक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें स्पेसिफिकेशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्पेसिफाई करने से जो हमारा डोमेन होता है वो फिज़िकल बनकर रह जाता है और लॉजिकल नहीं बन पाता। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आप बुक से भी स्टडी कर कर और इसे समझ सकते हैं अपने वे में। बट अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले होती है हमारी डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। उसके बाद आती है हमारी डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। और उसके बाद दो और होती हैं सेशन कंट्रोल कमांड्स और सिस्टम कंट्रोल कमांड्स। तो वो हमें हमारी बुक के अंदर कहीं पर भी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है, तो उन्हें हमें नहीं करना है डिस्कस। हम तीन ही डिस्कस करेंगे, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल। तो चलिए डीडीएल से शुरुआत करते हैं। तो डीडीएल कौन सी कमांड होती है? डीडीएल ऐसी सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम कुछ भी हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं डीडीएल कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले डीडीएल में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? तो वो आती है क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड और ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि इनसे क्या किया जा सकता है, आप क्रिएट कर सकते हैं किसी टेबल को, अल्टर कर सकते हैं टेबल को, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल, ड्रॉप यानी कि डिलीट करना, क्रिएट कर सकते हैं किसी इंडेक्स को, अल्टर कर सकते हैं इंडेक्स को, ड्रॉप कर सकते हैं इंडेक्स को, रीनेम कर सकते हैं टेबल को और ट्रंकेट कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पर इसकी कमांड्स के सेट के बारे में हमें समझना है। फिर दूसरा है ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस एंड रोल्स। मतलब दो और कमांड्स होती है, एक होती है ग्रांट और एक होती है रिवोक। तो ग्रांट और रिवोक क्या होती है? जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो टेबल क्रिएट किया आपने उसमें एडिटिंग एक या एक से ज़्यादा कोई दूसरे पर्सन करें, तो उन्हें फिर आपको एक परमिशन ग्रांट करनी होगी ना कि आप हाँ मेरे एक्सेस कर सकते हैं मेरा डेटा को, और आप अनऑथोराइज एक्सेस से इस प्रकार से बच सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दो कमांड्स होती हैं हमारी डीडीएल में, जो कि होती है ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। आप जब चाहे रिवोक करके और किसी भी यूज़र को उसमें से हटा सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। और तीसरी होती है मेंटेनेंस कमांड्स। तो मेंटेनेंस कमांड क्या करती है? डीडीएल कमांड्स का एक पार्ट होती है जो कि एनालाइज करती है टेबल को, चेक करती है टेबल को, रिपेयर करती है टेबल को, रीस्टोर करती है टेबल को। और यही हमारी कमांड्स होती है मेंटेनेंस की, जो कि डीडीएल कमांड्स के अंदर आती हैं। अब हम समझते हैं सेकेंड सेट ऑफ कमांड्स जो कि है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन से हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। मतलब हम जो डेटाबेस में स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है उसे रिट्रीव कर सकें, नई इंफॉर्मेशन को फीड कर सकें, इंसर्ट कर सकें, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते उसे डिलीट कर सकें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसे मॉडिफिकेशन कर सकें। तो बस यही हमारा डीएमएल का मेन मोटो होता है और इसीलिए ये कमांड्स बनाई गई हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। मतलब कि डेटा को एक्सेस करने का और डेटा को हर प्रकार से मैनिपुलेट करने का काम। मतलब हमने डीडीएल में क्या पढ़ा था कि टेबल को
हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेबल में जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आएगा डेटा की बारी। डेटा यानी हम समझते हैं रिकॉर्ड। तो हर टाइप के रिकॉर्ड को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हर टाइप की कॉलम को, हर टाइप के सेक्शन को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो हमारा आता है डीएमएल कमांड्स के अंदर। उसके लिए बहुत सी कमांड्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीएमएल कितने टाइप की होती है। तो डीएमएल कमांड्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती है। पहली होती है प्रोसीजरल डीएमएल और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। तो प्रोसीजरल डीएमएल जो होती है वो एक यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसे, कि कौन सा डेटा नीड है और उसे कैसे गेट करना है, उसे कैसे एक्सेस करना है। और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, जिसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सा डेटा नीडेड है, जबकि उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सेस करना है, इसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। मतलब यहाँ पर प्रोसीजरल में क्या होता है कि आपको यहाँ पर दोनों चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप सबसे पहले तो इसे यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद कौन सा डेटा चाहिए और किसे कैसे लेते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, इसे कैसे लेते हैं। जबकि नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें सिर्फ ये बताना होगा कि आपको उस डेटा को कौन सा डेटा आपको एक्सेस करना है, उसे कैसे लेते हैं ये आपको स्पेसिफाई नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कुछ कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें होती है इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट कमांड, सिलेक्ट कमांड, लॉक टेबल कमांड, डिलीट कमांड, और भी बहुत सी कमांड्स होती हैं जो हम इसके बाद टेबल क्रिएशन वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी लास्ट सेट ऑफ कमांड्स जो कि है टीसीएल कमांड्स यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो एक ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क होता है। मतलब कि जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए रिपोर्ट कार्ड का। तो रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या ट्रांजैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि हमें पहले स्टूडेंट टेबल को ओपन करना होता है, फिर उससे डेटा को रीड करना होता है, फिर मार्क्स टेबल को ओपन करना होता है, फिर उसमें से भी डेटा रीड करना होता है, फिर उसके बाद परसेंटेज और ग्रेड को कैलकुलेट करना होता है, और फिर उस कंप्यूटेड रिज़ल्ट को रिज़ल्ट फाइल में सेव करना होता है, और फिर उसके बाद तीनों जो टेबल हमने ओपन की थी उन्हें क्लोज़ भी करना पड़ता है ताकि उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले पाए। तो ये सब प्रोसेस करने को पूरा एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और जब एक ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो उसे कमिट कहते हैं। तो ये सब सक्सेसफुली ये जो स्टेप्स है ये कंप्लीट होने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टीसीएल कमांड्स की। इसे मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स की। और ये जो कमांड होती है ये मैनेज करती है उन चेंजेस को जो कि हमने डीएमएल कमांड से किए। मतलब हमने जो रिकॉर्ड में चेंजेस किए उन चेंजेस को मेंटेन करने के लिए इन कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 4 कमांड होती है: कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। तो हमारा जो टेबल हम अभी मतलब हमारी इस बुक का जो स्कोप है वो सिर्फ टेबल क्रिएशन और डेटा मैनिपुलेशन तक ही वो है। ट्रांजैक्शन के बारे में उसमें कुछ भी इतना खास दिया हुआ नहीं है, और अगर होगा तो हम वहीं पर समझेंगे। अभी हम इन चारों कमांड्स के बारे में समझते हैं। पहली कमिट कमांड है कि इट मेक्स ऑल द चेंजेस मेड बाय स्टेटमेंट्स इशूड परमानेंट। मतलब ये जो कमिट कमांड होती है ये क्या करती है कि जो भी चेंज आपने किया है अपने टेबल के अंदर, अपने डेटा के अंदर, उसे हमेशा परमानेंट के लिए, और सारे चेंज हमेशा परमानेंटली सेव कर लेती है ये। और फिर दूसरी है रोल बैक। तो इट अंडर्स ऑल चेंजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन और सिंस अ सेव पॉइंट। मतलब कि ये क्या करती है, आपको अंडू करके देती है अगर आपने कोई पॉइंट सेव किया था वहाँ से। आपकी कमांड्स को आपने जो भी डेटा में चेंज किया था तो आपने अगर वहाँ पर सेव कर लिया था तो उस सेव पॉइंट के बाद जितना भी आपने कमांड किया तो उसे अंडू कर देती है। या फिर अगर आपने सेव नहीं किया था तो बिगिनिंग पे आपको ला देगा ये बिल्कुल टेबल के रोल बैक कमांड। सेव पॉइंट है तो सेव पॉइंट जहाँ पर आप सेव पॉइंट ऐसी कमांड है कि आपने अगर अपनी डेटा पूरे तरीके से फीड कर लिया और आप अश्योर है कि आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप सेव पॉइंट कमांड का यूज़ करके और उसे सेव कर सकते हैं। इससे आप अंडू नहीं कर पाएंगे उस कमांड को और वो हमेशा के लिए परमानेंटली सेव हो जाएगा। और लास्ट है सेट ट्रांजैक्शन। तो इट इस्टेब्लिशेस प्रॉपर्टी फॉर द करेंट ट्रांजैक्शन। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश करता है जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर काम आती है। तो चलिए हमारा चैप्टर ये यहीं पर ओवर होता है और आज की वीडियो भी यहीं पर ओवर होती है। और अब अगली वीडियो जो आएगी वो होगी हमारे कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड जो कि इस चैप्टर से
बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। और आपका सपोर्ट मुझे बहुत हद तक मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।